वी ब्रीफली डिस्कस सम थिंग्स अबाउट ऐसे राइटिंग और उसके अंदर ऐसे जो है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है। आज इसको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जब हम बात करते हैं ऐसे की कि हम एक ऐसे लिखने जा रहे हैं या हमारे पास डिफरेंट पीसेस ऑफ राइटिंग होते हैं, हम किस तरह फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि कोई भी लिखी हुई चीज़ हमारे पास ऐसे है या नहीं। हमारे पास बुक्स होती है ना, कभी हम पोइट्री पढ़ते हैं, कभी हम ड्रामा पढ़ते हैं, कभी हम नावल पढ़ते हैं, कभी हम प्रोज़ पढ़ते हैं। तो जो प्रोज़ है, जो ऐसे है, इसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। सिर्फ वही पीस ऑफ राइटिंग ही कंसिडर की जा सकती है कि ये एक ऐसे है। उसके अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओपिनियन, अरे नहीं भाई, आउटलाइन नहीं, स्पोर्ट ऑफ ओपिनियन, और तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है स्ट्रक्चर। किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को जब हम अपने सामने रखेंगे तो उसके अंदर इन तीन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अगर वो तीनों चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो देन वी कैन से कि यस इट इज़ एन एसे। अब हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे कि किस तरह हम इन चीज़ों को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपिनियन कैसे बनाया जाता है, ओपिनियन से मतलब क्या होता है, और कौन सा ओपिनियन जो है वो ऐसे के अंदर हम लिख सकते हैं और किस तरह के ओपिनियन को हमने ऐसे के अंदर अवॉइड करना होता है। दूसरी चीज़ होती है कि इज़ देयर एनी सपोर्ट ऑफ योर ओपिनियन इन द ऐसे और नॉट, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि व्हेन वी फॉर्म आवर ओपिनियन वी नीड टू डिफेंड इट। तो उस डिफेंस के लिए हम कोटेशंस ले आएँ, फैक्ट्स ले आएँ, डाटा ले, जो भी हम चीज़ें, तो वो सारी एक स्ट्रक्चर के मुताबिक आनी। तीसरी चीज़, ऐसे का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है कि पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द ऐसे होती है, जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, और फिर तीसरी चीज़ जो ऐसे के स्ट्रक्चर के अंदर आती है वो होता है कंक्लूजन। तो जब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है तो फिर पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, और बॉडी पैराग्राफ को आगे हमने कैसे अटैच करना है दूसरे पैराग्राफ के साथ के एक रिदम, एक कोहेजन, एक जो है वो हम कहें कि हमें हार्मनी नज़र आ रही हो, एक यूनिटी नज़र आ रही हो। फिर हम देखेंगे कि जो कंक्लूजन का पैराग्राफ है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और वो कैसे लिखा जाता है। तो आज हमारा जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि ओपिनियन क्या होता है, ये कैसे हम शेप करते हैं और ऐसे के अंदर हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो इसको आप टाइटल दे सकते हैं कि हाउ टू फॉर्म एन ओपिनियन। हम अपना किसी भी टॉपिक के ऊपर ओपिनियन कैसे बनाते हैं। देखिए, ओपिनियन मानी बिलीफ या बिलीव, जो भी आप कह लें। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब है दिस इज़ आवर बिलीफ। अगर हम कहें कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी इज़ सेफ, इट इज़ आवर बिलीफ। अगर हम कहें कि CPEC जो है वो पाकिस्तान के अंदर इट विल ब्रिंग इननंबरेबल अपॉर्चुनिटीज़, तो ये हमारा बिलीफ है। लेकिन बिलीफ और ओपिनियन के अंदर एक स्लाइट डिफरेंस होता है। इसी तरह देखिए, अगर मैं कहूँ, हम अगर यहाँ पर क्लास के अंदर डिस्कस करें कि पाकिस्तान का जो सोशल स्ट्रक्चर है या पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, कुछ कहे कि ये एक अच्छा माशरा है, अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ हैं, फैमिली सिस्टम है। कोई कहेगा कि नहीं, ये एक अच्छी सोसाइटी नहीं है, यहाँ पर आपको करप्शन नज़र आएगी, यहाँ पर आपको माइट इज़ राइट के कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। यूरोप के एग्जांपल ले लें, वहाँ पर कोई लोग कहेंगे कि वो मॉरली बड़े हाई हैं, कोई कहेंगे कि नहीं, मॉरल डिक्लाइन हमें नज़र आ रही है। तो सोशल बिलीफ। इसी तरह इकोनॉमिक बिलीफ, कि कोई कहे कि नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ ऑन द राइट ट्रैक, कोई कहेगा कि नहीं, ये तो डिविंडल कर रही है। इसी तरह पॉलिटिकल बिलीफ हैं। कुछ लोगों का आज भी ये मानना होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ा अच्छा काम कर रही, कुछ लोगों का आज भी ये मानना होगा कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही। पॉलिटिकल बिलीफ, कोई कहेंगे कि डेमोक्रेसी, कोई कहेगा ऑटोक्रेसी होनी चाहिए। इसी तरह हमारे रिलीजियस बिलीफ हैं। कोई कहेगा कि नहीं, एक सर्टन रिलीजन वो बिल्कुल ठीक है, वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। दूसरे कहेंगे कि नहीं, ये हमारा रिलीजन बिल्कुल ठीक है। तो बिलीफ जो हैं ये बेसिकली इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल
और साथ में रिलीजियस। अब जो भी हम देखिए, जब भी हम कोई अपना आइडिया बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो हमारा बिलीफ है। अब ये जो बिलीव्स होते हैं ना हमारे, इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक ऐसा बिलीफ होता है विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। अगर हम ये पढ़ें कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड ये इमर्ज हुआ, ये फैक्ट है कि नहीं? ये हमारा बिलीफ हम मानते हैं या नहीं? हम अगर पढ़ें कि 2 and 2 make 4, हम ये मानते हैं या नहीं? अगर हमारे पास सामने एक रिपोर्ट आ जाए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो 2020 की जो रिपोर्ट है, उसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ी है, वो सारी रिसर्च जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको मानेंगे या नहीं? क्योंकि वो रिसर्च है, डाटा है, फैक्ट हमारे सामने है। तो बिलीफ जो होते हैं, इनके जो नेचर है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट वो होता है जो एम्पिरिकल डाटा या एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के ऊपर फॉल कर रहा होता है। दूसरा हमारा ये मानना होता है जो हमारा यूनिक पर्सनल ओपिनियन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक टॉपिक आ गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, और हमसे कहा जाए कि आप इसके ऊपर एक अपना ओपिनियन, एक अपनी राय, एक अपना आइडिया, एक बिलीफ जो है वो डिस्कस करें, वो बताएं। मैं अपना थीसिस स्टेटमेंट जो है वो लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू द recent report of the State Bank of Pakistan, all the economic indicators clearly suggest that Pakistan या Pakistan's economy has entered into the most critical phase। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है अपने ओपिनियन को बयान करने के लिए, जिसे हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। इसी तरह देखिए, एक हमारे पास है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है। ये एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास साइंटिफिक ट्रूथ्स होते हैं, या फिर हमारे पास जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या साइंटिफिक ट्रूथ जो अभी हम कोई भी फॉर्मूला निकाल लें। दूसरी तरफ एक हमारे पास है यूनिक ओपिनियन। ये जो बिलीफ के अंदर दूसरा एस्पेक्ट होता है यूनिक ओपिनियन का, इसके भी दो एंगल्स हैं। एक होता है प्रूवेबल और एक होता है नॉन प्रूवेबल। अब हमारे पास टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें मैं कहता हूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान find their root in the existing
prevalent poverty, prevalent poverty in the country. टॉपिक सेम है। अब मैंने अपना थीसिस स्टेटमेंट बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो बुनियाद है, उनकी जो फाउंडेशन है, उनकी जो रूट है वो पॉवर्टी के साथ जुड़ी है। कि अगर पॉवर्टी ख़त्म कर दें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी उससे हम बाहर निकल सकते हैं। अब बताइए कि कैन वी जस्टिफाई, कैन वी प्रूव दिस ओपिनियन और नॉट। ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं ना कि जी पॉवर्टी एक रीज़न है जो ना, जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि और भी बेशुमार रीजंस हैं। दूसरी तरफ मैं कहता हूं नॉन प्रूवेबल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान lie in the interrupted elections in Kenya। पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो असल में बेसिकली उनकी बुनियाद है कि कीनिया के अंदर इलेक्शंस नहीं हो रहे। अब देखिए, दिस इज माय ओपिनियन बट वी कैन नॉट प्रूव अवर ओपिनियन। समझ रहे हैं? हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि थीसिस ओपिनियन, जो थीसिस स्टेटमेंट है, जो ओपिनियन है, वो हम कैसे डेवलप करते हैं। तो पहले तो हम डिसाइफर करेंगे कि ओपिनियन क्या होता है। ओपिनियन बेसिकली हमारा बिलीफ होता है। अब बिलीफ क्या है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, एंगल्स हैं। सोशल बिलीफ है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, ये सारे। अब ये जो बिलीफ है ये दो तरह के होते हैं। एक ऐसा बिलीफ जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं कहूँ गॉड इज़ वन, ये एक एक्सेप्टेड बिलीफ है, एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं कहूँ 2 and 2 make 4, ये एक्सेप्टेड ट्रूथ है। हमारे पास एक रिसर्च रिपोर्ट आ गई स्टेट बैंक की और वो कहती है कि इस साल पाकिस्तान का जो करंट डेफिसिट है वो 12 अरब से कम होकर लेट्स से कि $6 बिलियन पे चला गया। इट इज़ अ स्टेटेड फैक्ट। दूसरी तरफ एक ऐसा हमारे पास ओपिनियन होता है विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट, वो हमारा पर्सनल ओपिनियन है। अब वो जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है इट कैन आइदर बी प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। जब हमने अपने एसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है, याद रखिए, गौर से सुन लीजिए कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। तो एसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखते हुए हमने अपना ओपिनियन देने, लेकिन ऐसा ओपिनियन विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा, ऐसा ओपिनियन विच इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, वी कैनॉट राइट दैट बिलीफ एज ए थीसिस स्टेटमेंट इन द एसे। अगर हम एसे के अंदर ये लाइन लिख दें अकॉर्डिंग टू द रीसेंट, मतलब थीसिस स्टेटमेंट की जगह पर अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्लियरली सजेस्ट दैट पाकिस्तान इकोनॉमिक या फिर इकोनॉमी हैज़ एंटर्ड इनटू द मोस्ट क्रिटिकल फेज। ये एक बिलीफ है विच इज़ बेस्ड ऑन अ फैक्ट। ये एक ऐसा बिलीफ है विच इज़ बेस्ड ऑन एन एम्पिरिकल डाटा, क्योंकि वो डाटा है ना, उस डाटा से हमने डिसाइफर किया। तो ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये हमारी गलत हो जाएगी। ऐसा थीसिस स्टेटमेंट जो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, वो हमारा जो है क्रॉस कर दिया जाएगा, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। तो जब थीसिस स्टेटमेंट की जगह पर हमने ओपिनियन लिखना है तो अगेन हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस आती हैं। एक ऐसा ओपिनियन जो हम प्रूव कर सकते हैं और एक वो ओपिनियन जो हम प्रूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि फिर हमें वो ओपिनियन लिखना पड़ेगा जो प्रूवेबल है। लेकिन एक मेरा ये भी ओपिनियन है कि जैसे कीनिया के अंदर, मैंने सिर्फ एक एब्सर्ड लाइन लिखी कि कीनिया के अंदर इलेक्शन ना होने से पाकिस्तान के मसाइल बढ़ रहे हैं। वी आर फ्री टू थिंक वट एवर वी वॉन्ट टू, लेकिन कैन वी प्रूव अवर ओपिनियन? नो। तो फिर इसका मतलब है कि वो ओपिनियन जो प्रूव नहीं किया जा सकता वो भी आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनती। तो थीसिस स्टेटमेंट वो होती है विच इज़ अ प्रूवेबल ओपिनियन। अब हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, लिखिए ज़रा। Thesis statement is a belief
that is not based on empirical data, that is not based on an empirical data or an absolute certainty, but seems to be true, and provable, प्रूवेबल जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम साबित कर सकते हैं, ये है डेफिनेशन। तो हम कहते हैं कि एवरी थीसिस स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन, बट एवरी ओपिनियन इज नॉट योर थीसिस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी हमारा ओपिनियन है, बिलीफ है ना, बट दिस ओपिनियन कैनॉट बिकम आवर थीसिस स्टेटमेंट। ये भी हमारा ओपिनियन है, बट दिस ओपिनियन कैनॉट बिकम आवर थीसिस स्टेटमेंट। लेकिन ये जो हमने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, ये भी हमारा ओपिनियन है या नहीं? तो एवरी थीसिस स्टेटमेंट इज आवर ओपिनियन, बट एवरी ओपिनियन कैनॉट बिकम ए थीसिस स्टेटमेंट। तो जब आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ओपिनियन फॉर्म करना है, जब हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, तो उस वक्त आपने दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो लाइन, वो आपका ओपिनियन डाटा ओरिएंटेड ना हो। समझ आ रही है? वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। जैसे अगर पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं और थीसिस स्टेटमेंट बताएं कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, नो, ये तो एक ट्रूथ है, ये तो एक फैक्ट है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इट कैन नॉट बिकम अवर थीसिस। इसी तरह थीसिस स्टेटमेंट लिखते वक्त हम एक ऐसा ओपिनियन नहीं बनाएंगे जिसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता, जिसका उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आई होप कि अब आपको थीसिस स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये होता क्या है। इस डेफिनेशन को बुनियाद बनाते हुए हम 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थीसिस ओपिनियन लिख देते हैं कि जब हमने थीसिस जो स्टेटमेंट है उसको लिखना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कि इट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट आपकी हमेशा एक सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन स्टेटमेंट। सवालिया जुमला आप अपने थीसिस स्टेटमेंट की जगह पर नहीं लिख सकते। जैसे अगर हमारे पास ये टॉपिक आ जाए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, और मैं सारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते लिखते मैं कहूं, Are there any economic problems in Pakistan? Let's find out. तो ये जो स्टेटमेंट है, it cannot become our thesis statement. Thesis statement should be very precise, simple, direct और declarative statement होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट, it should be very much relevant with your topic. नहीं समझ आ रही शहजादे? आ रही है? तो नींद भी आ रही है साथ? ओके। It must be relevant with your topic. आगे हम अभी पढ़ेंगे कि टॉपिक से रेलिवेंस का क्या मतलब है। कि फॉर एग्जांपल देखिए कि हमारे पास जो ऐसे है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ये लिखता हूं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आर द वन which create further issues, जो भी कहें, for the country. टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
और मैं उसका थीसिस स्टेटमेंट बनाते हुए लिखता हूँ कि असल में ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं ये सारे मसाइल की जड़ हैं, तो दिस थीसिस स्टेटमेंट इज़ नॉट रेलिवेंट विद अवर टॉपिक। रेलिवेंस का मतलब कि जो हमारा टॉपिक है हमें उसके बारे में ही डिस्कस करना होगा। आगे ऐसे के अंदर हम बताएंगे, बॉडी के अंदर हम हर बात लिखेंगे कि किस तरह पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह सोशल प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह लिंगुअल एथनिक प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट की जगह पर हम अपने टॉपिक के अलावा और कोई बात नहीं लिख सकते। तीसरा करैक्टरिस्टिक लिखिए, इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए, इट शुड बी योर ओन स्पेसिफिक जजमेंट। इट शुड बी योर ओन ओपिनियन, सिंपल वर्ड। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी अ कंप्लीट थॉट। इट मस्ट बी ए कंप्लीट थॉट, कि जो थीसिस स्टेटमेंट है वो एक कंप्लीट थॉट के तौर पर सामने आनी चाहिए। कंप्लीट थॉट का मतलब क्या है कि वन साइडेड। नाउ यू आर सपोज टू टेक वन साइड आउट ऑफ द टू। जब हमारे पास हमने देखना है कि या तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट या इसका नेगेटिव, तो जो भी आपने एस्पेक्ट, जो ओपिनियन आपने फॉर्म करना है वो ओपिनियनेटेड जो होना चाहिए आपके एक एंगल के ऊपर। लेट्स से कि देखें, मैं कहूं वी आर नॉट श्योर वेदर द कंट्री have such economic problems or not। पहला इसका ये तरीक़ेकार, इसका मतलब है कि फिर आप ऐसे किस चीज़ के ऊपर लिखने जा रहे हैं अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपका एक ओपिनियन ही नहीं आपने फॉर्म किया। दूसरी तरफ कंप्लीट थॉट का मतलब होता है कि मैं अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ये लिखूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। अब ये जो लाइन हमने नीचे लिखी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, व्हाट डज इट सजेस्ट? इट सजेस्ट नथिंग। कि भाई हमसे पूछा गया है कि बताएं आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, तो हमने तो अपना ओपिनियन दिया ही नहीं। अभी हम आगे ये जो बात हम कर रहे हैं कि ये कैसे कंप्लीट हमने करनी है, दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप। कि जब हमारे पास ऐसे का टाइटल आता है तो उस टाइटल को पढ़कर हम अपना थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। वो टाइटल की कितनी नेचर हैं, वो कितनी तरह के, कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कि जो हमारे पास 5, 6, 7 जितने भी एसेस आने हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, उन सब स्टेटमेंट की नेचर जो है वो डिफरेंट होगी। वो क्या है, अब आप इसको जो हेडिंग दे सकते हैं वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर पेपर। इससे पहले अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो पूछ लीजिए रिगार्डिंग थीसिस स्टेटमेंट। कि थीसिस स्टेटमेंट इज योर ओपिनियन, लेकिन वो किस तरह का ओपिनियन होना चाहिए। बताइए कि क्या हम अपने थीसिस स्टेटमेंट में कोई रिसर्च लिख सकते हैं, कोई डाटा पुट इन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिख सकते हैं? क्या कोई कोटेशन लिख सकते? कोटेशन का रेफरेंस देते हुए हम एक कोटेशन लिखें, अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, और फिर उस कोटेशन को रेलिवेंट बनाते हुए आखिर में हम कहेंगे कि देखा, अकॉर्डिंग टू दिस कोटेशन जो है हमारा भी यही बिलीफ है। तो इसका मतलब है वो कोटेशन हमारा ओपिनियन नहीं है, बल्कि उस कोटेशन से हमने ये अपना ओपिनियन निकाला है। तो दिस इज वाई वी बिलीव अ सर्टेन थिंग। और फिर क्या हम थीसिस स्टेटमेंट में ऐसा ओपिनियन लिख सकते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं, जिसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है? नहीं लिख सकते ना। तो एक ऐसा ओपिनियन जिसको प्रूव किया जा सकता है, जैसे कीनिया वाली एग्जांपल हम प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई लिंक ही नहीं है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले होते हैं कंप्लीट टॉपिक्स।
कंप्लीट टॉपिक्स। दूसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स। क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन से होते हैं जी? नहीं, ये आगे की बात। ऑप्शन बेस्ड टॉपिक्स। फोर्थ पे जो सबसे ज्यादा हमें ऐसे देखने को मिलते हैं वो होते हैं इनकम्प्लीट टॉपिक। अब हमने जो अपना ओपिनियन बनाना है वो इन चीजों को सामने रखते हुए हम अपनी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। कंप्लीट टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसके अंदर जो एग्जामिनर है, जो राइटर है, उसने अपना एक ओपिनियन दे रखा है। लेट्स से कि देखें, मैं कहूं फ्रेल्टी दाई नेम एज वुमन। मैं कहता हूं क्राइसिस ब्रीड अपॉर्चुनिटीज। मैं कहता हूं एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। मैं कहता हूं इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू। कि अगर हमारे बॉस ही खराब हो, बॉस ही इनकम्पिटेंट हो, अगर बॉस लीडर ही करप्ट हो, तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या, वो करप्ट नहीं होंगे फिर क्या? तो अगर हमारे सोसाइटी के अंदर जो हायर लेवल है, जो एलीट क्लास है, अगर वही रूल्स को फॉलो नहीं करेगी, अगर जो हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो एक ऐसा और भी बेशुमार हम इस तरह के टॉपिक्स बना सकते हैं। याद रखें कि कंप्लीट टॉपिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा टॉपिक जिसके अंदर पहले से एक ओपिनियन दिया गया हो। जैसे देखिए, मैं कहूं डेमोक्रेसी इज फ्लरिशिंग इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी पनप रही है दुनिया में। अब ये एक पॉइंट तो है ना, एक ओपिनियन तो है। इसी तरह सीपैक से रिलेटेड ले लें कि सीपैक इज ए ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान। तो ये एक ओपिनियन तो है। जो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास कंप्लीट टॉपिक आते हैं पेपर में, उसका थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। देखें बेटा, नहीं, कंप्लीट टॉपिक का थीसिस स्टेटमेंट बनाते हुए आइदर वी कैन एग्री और डिसएग्री विद द ओपिनियन। अगर देखिए हमारे पास पहला ओपिनियन है फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, के औरत जो है इसका दूसरा नाम कमजोरी है। अब हम इससे कैसे जो है वो इस ओपिनियन से हम रिलेट कर सकते हैं। अब आइदर वी कैन एग्री और डिसएग्री विद द टॉपिक। इसी तरह देखिए क्राइसिस ब्रीड अपॉर्चुनिटी। असल में जो मुश्किल वक्त हैं वही डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। और सम माइट से कि यस ऐसा ही होता है, ये टेस्ट ऑफ नेशंस है। और इंसान का भी कि मुश्किल वक्त में जब उसे लगता है कि अब मेरा सर्वाइवल मुश्किल है, तो फिर जो है वो ही थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। नई नई चीज़ें, इन्वेंशन, डिस्कवरीज ऐसे ही होती हैं। तो असल में ये मुश्किल है जो इंसान को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाते हैं। कुछ कहेंगे कि नहीं, अब एक गरीब आदमी है, उसे मार दो, उसको खाने पीने का कुछ ना मिले, वो सोचेगा क्या? वो तो दिन रात जो है वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, वो खाएगा कि सोचेगा? तो असल में जो क्राइसिस है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेके आता, बल्कि वो स्नब कर देता है माशरे को। जैसे अगर देखें यहाँ पर, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, क्यों? क्योंकि हम सब जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर, हम वो कॉग इन द मशीन की तरह बन गए हैं। सुबह से लेकर रात तक काम काम, कंपटीशन।
हम कुछ भी नई चीज़ इन्वेंट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हमें मिल रही, क्योंकि हम तो उसके अंदर पिस चुके हैं। तो एक ये भी ओपिनियन है। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि यह तकरीबन सेम मतलब है कि देयर इज़ होप आफ्टर एवरी होपलेस कंडीशन। हमें हमेशा जो है वो उम्मीद की किरण जो है वो मुश्किल वक्त में भी नज़र आती हैं। लीडर्स देख लें, कंट्रीज़ देख लें, यहाँ पर हमने देख लिया डेमोक्रेसी इज फ्लरिशिंग इन द वर्ल्ड। अब कुछ कहेंगे कि यस, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी आ रही है, वी कैन एग्री विद द टॉपिक। कुछ कहेंगे कि नहीं, अब तो डेमोक्रेसी नहीं, नेशनलिज्म का दौर बनता जा रहा है। हम जो रिसेंट इलेक्शंस देख रहे हैं दुनिया के अंदर, वहाँ पर ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो उभर कर आ रही हैं जो एक स्पेसिफिक एजेंडा रखते हैं। और डेमोक्रेसी कैसे फ्लरिश कर रही है, ऑटोक्रेसी देखिए कितने मुल्कों के अंदर है, और सिर्फ ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हमें नज़र आती है। तो डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर रही, बल्कि ये तो अपने जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। वी कैन डिसएग्री विद द टॉपिक। तो जो एक कंप्लीट टॉपिक होता है उसके अंदर जो ओपिनियन छुपा होता है उसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट बनाते हो, आइदर वी कैन एग्री और डिसएग्री विद द टॉपिक। अब ये आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताने लगा हूं कि अगर आप इस झंझट से निकलना चाहते हैं कि मैं थीसिस स्टेटमेंट क्या लिखूं, इफ़ यू एग्री विद द टॉपिक तो आपका ये जो टॉपिक है एज इट इज इट कैन बिकम योर थीसिस स्टेटमेंट। इफ़ यू एग्री विद द टॉपिक, अगर आप कहें कि यस डेमोक्रेसी इज फ्लरिशिंग, ये आपने सोचा, तो यू डोंट हैव टू राइट द वर्ड यस, आपका यही थीसिस स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि दिस इज योर ओपिनियन। ऐसा ही है ना, हमने उसके साथ एग्री कर लिया। बट इफ़ यू डिसएग्री विद द टॉपिक, तो फिर आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू पॉइंट आउट द डिसएग्रीमेंट कि इफ़ यू बिलीव कि नो डेमोक्रेसी इज नॉट फ्लरिशिंग, तो फिर जो आपका ओपिनियन है आप उसको लिख देंगे। तो दिस इज एट सिंपल कि थीसिस स्टेटमेंट कंप्लीट टॉपिक का बनाना हो तो अगर आप एग्री कर जाते हैं तो सेम टॉपिक लिखा जा सकता है। अगर आप सेम टॉपिक नहीं लिखना चाहते तो आप उसी लाइन को ज़रा एक्सप्लेन कर दें इन योर ओन वर्ड्स। और अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो जो आपका डिसएग्रीमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे पहला टॉपिक है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। नाउ इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्नॉलेज फैक्ट के नो, वुमेन आर नॉट वीक क्रिएचर्स, दे आर एज स्ट्रांग एज मैन। तो ये हमारा ओपिनियन हो गया। तो हमने अब पॉइंट ऑफ जो डिसएग्रीमेंट है वो हमने अपना थीसिस स्टेटमेंट की जगह लिख देना होता है। तो अगर आपके पास कभी कंप्लीट टॉपिक आ जाए तो उसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखना होगा, आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया कि या तो एग्री कर लें या डिसएग्री कर लें। सर इसमें किसी भी एक टॉपिक की जो अगेंस्ट में हो उसको एग्जांपल दे दें। ये एग्जांपल है नहीं हमारे पास पहला टॉपिक, और भी इसके ऊपर हम जो है वो थीसिस स्टेटमेंट डेवलप भी कर लेते हैं, डोंट वरी। ये आप कह रहे हैं ना डिसएग्रीमेंट का, डिसएग्रीमेंट क्या करें, अभी इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो हम अपना थीसिस स्टेटमेंट भी बनाएंगे इसी क्लास के अंदर, और पैराग्राफ भी बनाएंगे, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। दूसरा क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन बेस्ड स्टेटमेंट। समटाइम्स पेपर के अंदर जो ऐसे लिखा होगा वो एक डेक्लरेटिव स्टेटमेंट नहीं होगी, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाए तो उसका थीसिस स्टेटमेंट कैसे डेवलप किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, इज डेमोक्रेसी द बेस्ट रिवेंज। अब ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब इसके ऊपर जब हमने थीसिस स्टेटमेंट बनाना है तो हमारा एक ओपिनियन हम खुद से फॉर्म करेंगे, आइदर वी एग्री और डिसएग्री विद द टॉपिक। अगर तो हम एग्री करते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ टर्न कर देंगे इनटू ए सिंपल पॉजिटिव डेक्लरेटिव स्टेटमेंट के अंदर, है ना, कि हम हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। अगर हम इसके साथ डिसएग्री करेंगे तो हमने सिर्फ वही तरीका कि क्या करना है कि जो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है सिर्फ हमने वो लिख देना है। इस टॉपिक का हमारा थीसिस स्टेटमेंट इस तरह डेवलप किया जाता है। तीसरा जो
टाइप हमारे पास है ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन आवर पेपर, वो क्या है, ऑप्शन बेस्ड। समटाइम्स हमारे पास ऐसे के अंदर ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसके अंदर 2 ऑप्शंस दी होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सोशल मीडिया a tool to create awareness or a machine of destruction। या तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेगा या ये तबाही लेके आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर वी आर ऑलरेडी गिवन 2 चॉइसेस, वी हैव 2 ऑप्शंस। इसका थीसिस स्टेटमेंट बनाते वक्त वी नीड टू पिक 1 ऑप्शन आउट ऑफ दिस 2। कोई हम तीसरी ऑप्शन नहीं निकाल सकते। जो ऑप्शन, क्योंकि हमेशा ऐसे होगा कि एक पॉजिटिव साइड होगी और एक नेगेटिव। जो ऑप्शन दी जाती हैं उसमें एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो आप जिस भी एस्पेक्ट के ऊपर अपना ऐसे लिखना चाहते हैं, आप उस एस्पेक्ट को चूज करके अपना थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर वी फील कि यस इट इज़ ए टूल टू क्रिएट अवेयरनेस, तो हम कहीं इस तरह लिखेंगे कि सोशल, सारी कहानी ऊपर अभी हम बनाएंगे, सोशल मीडिया इज परफॉर्मिंग एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस, जो भी दुनिया के बारे में। जाहिर है अब सिर्फ पाकिस्तान की तो बात नहीं की जा रही, तो ये भी हमने देखना है कि एस्पेक्ट किस तरह हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक थीसिस स्टेटमेंट बन के आ जाएगी। अगर हम इस एंगल को लिखेंगे तो हम ये वाली अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना लेंगे। लेकिन जो ऑप्शन दी जाती हैं उनमें से एक ऑप्शन ही हमने हमेशा चूज करनी है। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेसिकली टॉपिक्स होते हैं पेपर के अंदर, वो होते हैं इनकम्प्लीट टॉपिक्स। इनकम्प्लीट टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर कोई ओपिनियन नहीं। कंप्लीट के अंदर एक ओपिनियन होगा, क्वेश्चन बेस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने उससे एग्री करना है, डिसएग्री करना है। ऑप्शंस के अंदर हमें ऑप्शन दी जाएंगी, हमने एक पिक करनी है। लेकिन इनकम्प्लीट टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी ओपिनियन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूँ कोरोना वायरस, द रीसेंट dilemma to fight against pandemics। मैं कहूँ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे थे? सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया, बेशुमार इस तरह के ये टॉपिक्स हैं। ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिनके अंदर हमारे पास कोई ओपिनियन पहले से नहीं दिया गया। वी आर सपोज टू फॉर्म आवर ओन ओपिनियन। देखिए, जब बात की जाती है कोरोना वायरस, इस टॉपिक के अंदर हमसे नहीं पूछा गया कि आपने इसका पॉजिटिव साइड बतानी है कि आपने इसकी नेगेटिव साइड बतानी है, आपने इसके कॉजेज बताने हैं, इसके इफेक्ट्स बताने हैं, आपने इसके रेमेडीज सजेशंस बताने हैं, आपने इसकी हिस्ट्री बतानी है, आपने इसकी प्रेजेंट स्टेट बतानी है। अब अगर ये आ जाए कोरोना वायरस इन पाकिस्तान, नाउ द स्कोप ऑफ आवर essay has changed a little bit. In this essay we are only supposed to write corona virus in Pakistan, उसकी जो destruction, devastation या उसकी blessings जो भी हैं, the essay should revolve around Pakistan। इसी तरह देखें, the recent dilemma to fight against, आज इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद भी जो है वो पेंडेमिक्स और नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं, जो कैलमिटीज़ हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये एक डायलेमा है या नहीं, वी डोंट नो। हमने बताया फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में क्या बताना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर ये होता फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज सेफ, तो इसका मतलब है कि अब एक हमारे पास ओपिनियन है। अगर यहां पर नहीं पूछा गया तो नाउ वी आर सपोज टू गिव अवर ओन ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। इसका बेसिकली इनकम्प्लीट टॉपिक का थोड़ा फर्क क्या होता है वो अभी आपको बताता हूं, समझाता हूं कि जो इनकम्प्लीट टॉपिक होते हैं ना, इसके अंदर जो टॉपिक का स्कोप है इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। समटाइम्स वी हैव नैरो स्कोप टू राइट अवर थीसिस स्टेटमेंट, और कभी कभार हमारे पास एक बड़ा वाइड स्कोप होता है, उसके अंदर हमें सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है। मैं कहता हूं इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, फुल स्टॉप। अब देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, पहले चले आप मुझे बताएं कि ये कंप्लीट टॉपिक है कि इनकम्प्लीट टॉपिक है। ये इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड कोई ओपिनियन नहीं दिया गया कि ये सही है कि खराब है। अगर हमारे पास टॉपिक आ जाता है political economy of Pakistan, now our essay has changed, we're not going to write about economy of Pakistan। इसके अंदर जो political economy है, political जो structure है, उसके बारे में हमने लिखना है। अब लेट्स से कि देखिए हमारे पास ऐसे आ जाता है economy of Pakistan with reference to साउथ एशिया। अब जो हमारा थीसिस स्टेटमेंट होगा वो चेंज होगा, क्योंकि उसके अंदर अब हमने इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को साउथ एशिया के साथ रिलेट करना होगा। अगर दुनिया के साथ आ जाए तो फिर हमारा थीसिस स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप देखिए हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है इकोनॉमी, अब जो हमारा थीसिस स्टेटमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो स्कोप ऑफ आवर इनकम्प्लीट टॉपिक इट वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम किसी इनकम्प्लीट टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने जा रहे हैं तो उसका थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाना है और कितना बनाना है। वो कौन सी 3 डायमेंशंस हैं जिनको सामने रखते हुए इनकम्प्लीट टॉपिक का थीसिस स्टेटमेंट बनता है, वो लिख लीजिए। इसकी अगर आपने हेडिंग बनानी है तो हाउ टू आइडेंटिफाई स्कोप इन एन इनकम्प्लीट टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप इन एन इनकम्प्लीट टॉपिक। पहला पॉइंट है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल उस इनकम्प्लीट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कोई जियोग्राफिकल एलिमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया। अब वो क्या है वो बाद में देखें। दूसरा देखिए, दूसरा है क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल। तीसरा क्या है भाई, भूल गए? आइडियोलॉजिकल। तीसरा क्या है बेटा? आइडियोलॉजिकल। जब हम एक इनकम्प्लीट टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके थीसिस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी की बात की गई है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे ये टॉपिक आ जाए इकोनॉमी, इस टॉपिक का जब हमने थीसिस स्टेटमेंट बनाना है तो मुझे बताइए कि इस टॉपिक के अंदर क्या किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी का नाम लिखा गया कि हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करेंगे या इकोनॉमी ऑफ इंडिया का जिक्र करेंगे या साउथ एशिया? नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो स्कोप है, जो हमारा ऐसे है, वो पूरी दुनिया जो है ये हमारी टेरिटरी है। अब हमने इकोनॉमी को इस ऐसे के अंदर वी आर सपोज टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी विद रिलेशन टू द वर्ल्ड।
कि दुनिया के अंदर ये कैसे काम करती है और कहाँ पर फ्लरिश कर रही है और कहाँ पर जो है वो डिविंडलिंग है, डिक्लाइन है, और उसकी रीजंस क्या हैं, उसके फिर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक डाउनफॉल इन द वर्ल्ड, फिर हम उसका जो फ्लरिशिंग के वो क्यों पीक पर है, क्या हाई पॉइंट्स हैं, उसकी कॉजेज क्या हैं, फिर जो हमने सजेशंस देनी होंगी फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फॉर द पुअर कंट्रीज, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे जो है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द होल वर्ल्ड, पहली चीज़। अब अगर आ जाए हमारे पास इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, क्या बताइए कि इसका थीसिस स्टेटमेंट बनाते हुए हम क्या इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का जिक्र करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गिवन अ टेरिटरी कॉल्ड पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि आवर थीसिस स्टेटमेंट शुड रिवॉल्व अराउंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड दैट्स इट। आगे बॉडी ऑफ द एसे के अंदर हम पूरी दुनिया लिखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे इंडिया के साथ लिंक्ड है, अफगानिस्तान के साथ कैसे लिंक्ड है, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, सी पैक के साथ, सारी बातें करेंगे। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट के अंदर वी शुड ओनली स्ट्रिक्ट अवरसेल्व्स टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तीसरी चीज क्या, इसी तरह लेट्स से कि अगर जैसे साउथ एशिया के साथ आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका थीसिस स्टेटमेंट बनाते हुए वो मस्ट लिंक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान विद साउथ एशियन इकोनॉमी। आगे क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कौन सी डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, कोई रिलीजियस डायमेंशन है या नहीं, कोई इकोनॉमिक डायमेंशन है कि नहीं। ये जो ऐसे है इसके अंदर एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई है कि दिस ऐसे शुड बी अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, इट शुड नॉट बी अबाउट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, रिलीजियस प्रॉब्लम्स। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास टॉपिक आ जाए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हमारा जो थीसिस है इट शुड ओनली सराउंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, रिलीजियस प्रॉब्लम्स किस तरह दे आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सारी बहस है स्ट्रक्चर के अंदर, बॉडी के अंदर। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ये हम बहस जो है वो अभी हम नहीं कर सकते। तो जब इनकम्प्लीट टॉपिक का थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है तो फिर उसके अंदर हमने स्कोप भी पहले आइडेंटिफाई करना है कि अगर यहाँ पर किसी जियोग्राफी का जिक्र नहीं है तो फिर उसका थीसिस स्टेटमेंट बनाते हुए हम जो है वो दुनिया का जिक्र करेंगे, बताएंगे कि कैसे ये काम करती है, हाउ डज इट फंक्शन। अगर पाकिस्तान का है तो सिर्फ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का जिक्र होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है तो हम उसके अंदर किसी और मुल्क का जिक्र थीसिस स्टेटमेंट में नहीं कर सकते। नहीं, आइडियली इट शुड बी 1 और 2 सेंटेंसेस, लेकिन आप 3, 4, 5 सेंटेंस, ये है कि आप अपने उस आइडिया को एनकम्पास कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में जा सकती है, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है तो नॉर्मली इसको लिखा जा सकता है एक स्टेटमेंट के अंदर। अभी हम छोटी सी एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चलें, आप आज के लिए जो हमने ऐसे के हवाले से पढ़ना था वो जो आज मैं जल्दी से रिवाइज़ कर दूं कि आज हमने ये सीखा है कि थीसिस स्टेटमेंट इज़ अवर ओपिनियन। लेकिन वो ओपिनियन क्या होता है? वो ओपिनियन हमारा बिलीफ होता है। लेकिन वो कौन सा बिलीफ होता है? कोई ऐसा बिलीफ विच इज़ अ स्टेटेड फैक्ट या फिर ऐसा बिलीफ जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है? तो हम कहेंगे कि नहीं, जो स्टेटेड फैक्ट होता है, जो साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, वी कैनॉट राइट दोज बिलीफ, दोज ओपिनियन एज थीसिस स्टेटमेंट इन अवर ऐसे। फिर जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी 2 तरह के होते हैं, एक वो जिसको हम प्रूव कर सकते हैं और एक वो जिसको हम प्रूव कर ही नहीं सकते। तो थीसिस स्टेटमेंट इज दैट ओपिनियन विच कैन बी प्रूव्ड, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम डिफेंड कर सकते हैं। फिर हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि क्या थीसिस स्टेटमेंट हम क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं, क्या सवालिया थीसिस स्टेटमेंट बन सकती है? नहीं बन सकती। ये डेक्लरेटिव, पॉजिटिव, सिंपल स्टेटमेंट बनती है, रेलिवेंट होती है, स्पेसिफिक होती है, और इट शुड बी ए कंप्लीट थॉट कि आपको वन साइडेड एक ओपिनियन अपना थीसिस स्टेटमेंट के अंदर लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास अभी जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन द वर्ल्ड। अब देखिए, इट इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। सम वुड से कि सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग या इज परफॉर्मिंग अ पॉजिटिव रोल इन द वर्ल्ड।
कुछ कहेंगे कि नहीं इसका बड़ा ही नेफेरियस किस्म के इसके डिज़ाइंस हैं, अल्टीरियर मोटिव्स हैं, एक जो ग्रैंड गेम जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत खेली जा रही है, तो जो वो माइंड को कंट्रोल करना, आइडियाज़ ब्रेन को, तो वो भी एक लंबी डिबेट है। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हम ये दोनों पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, हम एक ही एंगल चूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारे पास टॉपिक्स जब हमने थीसिस स्टेटमेंट बनानी है वो किस तरह के होंगे, कंप्लीट होगा, क्वेश्चन बेस्ड होगा, ऑप्शन बेस्ड होगा और इनकम्प्लीट। और फिर हमने देखा कि जो इनकम्प्लीट टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट को बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर उसके अंदर कोई जियोग्राफिकल एंगल मौजूद है तो सिर्फ उसी से रिलेट करें, अगर नहीं तो फिर पूरी दुनिया का जिक्र करना पड़ेगा उस स्टेटमेंट के अंदर, अगर नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास टॉपिक है इकोनॉमी और मैं इसका थीसिस स्टेटमेंट, ये हमारा ऐसे, और मैं कहूं 10 इट इज सेफली सेड दैट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज फ्लरिशिंग by leaps and bounds. ये थीसिस स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? क्यों गलत है? यस, क्योंकि ये जो ऐसे है इट इज़ नॉट अबाउट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ अबाउट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर जब हमने ये बात करनी है तो फिर हम ये सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर सकते, ये हमारा थीसिस स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमने फिर देखना है कि अगर हमारे पास कोई क्रोनोलॉजिकल मानी पास्ट, प्रेजेंट, टाइम पीरियड, जो क्रोनोलॉजी होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर देखिए हमसे पूछा जाए डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसके अंदर जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एटलीस्ट देयर शुड बी अ सर्टन रेफरेंस अबाउट पास्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अगर हम पास्ट नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट नहीं लिखेंगे, फ्यूचर नहीं लिखेंगे अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, इसका मतलब है कि वो हमारी कंप्लीट थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उसने हमें नहीं बताया कि आपने किस चीज़ के बारे में लिखना है। हमें फिर उसके पास्ट के बारे में भी, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों चीज़ों का जिक्र जो है वो करना पड़ेगा। अगर आ जाए फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी तो दिस ऐसे इज़ ओनली अबाउट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो हमारा थीसिस स्टेटमेंट है वो भी सिर्फ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी से कंसर्न करना चाहिए, उसमें हमें पास्ट या प्रेजेंट सिनारियो का कोई भी डिस्कशन कर, आगे स्ट्रक्चर के अंदर जब बॉडी में हम जाएंगे तब हम लिखेंगे, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हम उसका कोई भी जिक्र जो है वो नहीं कर सकते। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा आइडियोलॉजिकल कोई सोशल एंगल है या नहीं। जैसे देखिए हमारे पास ऐसे आ जाए सोशल इवल्स इन पाकिस्तान, तो ये इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई जियोग्राफिकल एंगल मौजूद है इस टॉपिक के अंदर। सोशल इवल्स इन पाकिस्तान, कोई जियोग्राफिकल टेरिटरी है कि नहीं, पाकिस्तान है ना। फिर हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल टेरिटरी है कि नहीं, नहीं भाई पास्ट प्रेजेंट को उसने बताया कि पास्ट की बतानी है कि तो इसका मतलब है जब इसका थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें ये इस तरह की लाइन बनानी पड़ेगी जिसमें हमें बताएंगे कि जब से पाकिस्तान बना तब से जो है वो सोशल इवल्स का इस सोसाइटी का सामना है, और प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर भी जो है इसकी वजह से कितनी डिस्टॉर्शन, और मुस्तकबिल में कैसे इसकी रेमेडीज़ जो हैं उनको हम जो है वो ऑप्ट करते हुए हल कर सकते हैं। तो हमें फिर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ये रेफरेंस देना होगा। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे इसके